तो एग्जामिनेटो चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं डिस्कस कर रहा हूँ पीजीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुई थी मई 2023। उसी का क्वेश्चन पेपर है। इससे एक आपको आइडिया भी लगेगा। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। टोटल 60 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट कर चुका हूँ। उससे आगे जो भी है 61 से लेकर 120 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस यूट्यूब चैनल को विजिट करते हैं कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक भी किया करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलता रहे। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। 61 क्वेश्चन नंबर 61 है, आप देख सकते हो यहाँ पे। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ए साइनोसॉइडल वोल्टेज हैविंग पीक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, पीक वैल्यू दिया है कितना, 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50। तो आप लिख लो पीक वैल्यू क्या है वोल्टेज का, यानी वी मैक्सिमम या वी पीक इसे भी लिख सकते हो। कितना है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ज। तो वी टी इक्वल टू, क्योंकि मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है साइनोसॉइडल वोल्टेज का, तो वी टी इक्वल टू क्या होता है वी एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा इक्वल टू आपको भी पता है, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2 पाई इंटू एफ होता है। तो 2 पाई एफ की जगह क्या हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू निकल गया। अब रख दो वी टी मुझे निकालना है। वी टी इक्वल टू वी एम क्या है 200, पीक वोल्टेज क्या दिया हुआ 200, और साइन का साइन रहने दो, ओमेगा की जगह कितना हो जाएगा 100 और पाई और टी है तो टी। तो इसका अगर आप आंसर देखोगे तो कौन सा आंसर सही होगा 200 साइन 100 पाई टी। तो कहाँ पे है 200 साइन 100 पाई टी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन से। इस तरह से आप निकाल सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पीक वैल्यू की जगह आरएमएस वैल्यू दे देगा। ठीक है, अगर आरएमएस वैल्यू दे देगा तो आप क्या करोगे, वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, सपोज करो कि यहाँ पे आरएमएस दे दिया 200 वोल्ट, तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है वी एम बाय √2। तो वी एम आपको, क्योंकि मैक्सिमम वी एम के फॉर्म में लिखना है, मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज के फॉर्म में, तो वी एम इक्वल टू क्या होता है √2 वी आर एम एस। तो √2 इंटू वी आर एम एस क्या होता 200, मतलब 200 √2 हो जाता वी एम की जगह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है पीक वैल्यू दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, तो उस अनुसार से मैंने सॉल्व कर दिया। बस इसको आप याद रखो, इसको वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है एट टाइम टी पे कितना होगा, जैसे जैसे हम टाइम चेंज करेंगे तो उसके अनुसार कितना वोल्टेज निकलेगा, तो ये फार्मूला के बेस पे आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लीनियर आईसी। देखो लीनियर आईसी जो होता है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो होता है वो लीनियर आईसी होता है। ठीक है, देखो लीनियर आईसी का बहुत सारा एग्जांपल है। एक तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर हो गया, दूसरा हो गया आपका जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर वीआर। उसके बाद तीसरा होता है कंपरेटर होता है, कंपरेटर्स आ सकता है एग्जाम में। फिर आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और एक होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आप लिख सकते हो अपने कॉपी में या अपने नोट में। तो ये सब किस में आता है लीनियर आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। 63 ए लोड इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क एट ए टर्मिनल टू व्हिच लोड इज कनेक्टेड। आर थेवेनिन दिया हुआ, वी थेवेनिन दिया हुआ, मैक्सिमम पॉसिबल पावर पूछ रहा। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल पावर, जब भी थेवेनिन रेसिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज दिया रहेगा, एक फार्मूला आप याद रखो, पी मैक्स इक्वल टू वी थेवेनिन का होल स्क्वायर बाई 4 आर थेवेनिन। ठीक है, वी थेवेनिन कितना है 40 का स्क्वायर बाई 4 इंटू आर थेवेनिन क्या हो गया 10, तो ये हो गया 1600 बाई कितना हो गया 40, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 वाट। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होगा 40 वाट। 40 वाट इसका सही आंसर होगा। तो ये फार्मूला आपका यूज होता है कहाँ पे, पी मैक्स निकालने के लिए, वी थेवेनिन स्क्वायर बाय 4 आर टी एच। अब इसमें आपको आर टी एच कुछ भी दे, वी टी एच कुछ भी दे, तो आप आसानी से पी मैक्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सपोर्ट हैज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात बोला, जो वुडन सपोर्ट होता है ना, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है क्या होता है
3 होता है। तो अलग अलग सबका अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी में जैसे इसका क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वुडन सपोर्ट। वुडन सपोर्ट का जो स्पेन लेंथ होता है ना, जो जैसे हम लोग पहले जो यूज करते हैं ना, वुडन पोल यूज करते थे, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, जो हम लोग कॉमर्शियल स्तर पे यूज़ करता था, ठीक है। तो वो कहाँ पे वो जो था क्या यूज़ करते थे, वुडन पोल्स। तो वुडन पोल्स के बीच का जो स्पेन लेंथ होता था, स्पेन लेंथ 75 मीटर रखते थे, ठीक है। नाउ डे अब यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखें। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज मेजर्ड इन वेबर। तो वेबर किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। समझ गए, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। एचटी लाइन के निम्नलिखित में से कौन सी निर्माण गतिविधियां खंभे के स्थान के संकेत के लिए की जाती है। तो यहाँ पे होता है गड्ढा चिन्हांकन और गड्ढा खोदना, मतलब पिट मेकिंग एंड डिगिंग। इसका सही आंसर क्या होगा, पिट मेकिंग एंड डिगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में कौन सा फलन उपयुक्त तरंग रूप आरेख का निरूपण कर रहा है। तो देखो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब भी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इस तरह से जाके फिर यहाँ 0 पे आ जाता है, तो ये होता है कॉस e⁻⁻80 कॉस ओमेगा टी। अगर ये रिवर्स होगा, मतलब यहाँ क्या है, ज़्यादा से कम हो रहा है, ठीक है, अगर कम से ज़्यादा होगा तो साइन ओमेगा टी होगा, लेकिन यहाँ है क्या, ज़्यादा से कम हो रहा है, तो e⁻⁻, मैं एक शॉर्टकट बताया हूँ, अगर आप इस पूरे ग्राफ का निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है कि आप उसको निकालो, ठीक है। तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड गोड, मतलब इसका क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड है गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, उसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डैम्प्ड ऑस्किलेशन। डैम्प्ड लिख लो, डैम्प्ड ऑस्किलेशन। जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑस्किलेशन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल वेवफॉर्म द एवरेज वैल्यू इज टेकन ओवर कितना, मतलब साइकिल किस साइकिल में, एंड इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म द एवरेज वैल्यू इज टेकन ओवर कितना साइकिल। देखो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, एवरेज, देखो यहाँ सिमेट्रिकल के केस में अगर आप हाफ साइकिल का भी ले लोगे तो पूरे कंप्लीट साइकिल का निकल जाएगा, क्योंकि वेवफॉर्म क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसमें क्या होगा, हाफ होगा, और यहाँ पे अनसिमेट्रिकल में तो आपको पूरे का लेना पड़ेगा, पूरे वेवफॉर्म का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुल साइकिल का हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, हाफ और फुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सिमेट्रिकल में हाफ लेना पड़ेगा और अनसिमेट्रिकल में फुल साइकिल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक और चीज़ देखो, मैं आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, वेव फॉर्म जो है वो सिमेट्रिकल है, मतलब जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, ये क्या है, ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म क्या है, इसका जो मैक्सिमम पीक है और मिनिमम पीक दोनों क्या है, सेम है। और सिमेट्रिकल देखने से ही लग रहा है कि सिमेट्रिकल, एक टाइम टी है, और इसको अगर आप आई टी मानते हो, ठीक है, अब आई टी, तो ये हो गया आई एम, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस आई एम, यहाँ पे माइनस आई एम हो जाएगा इस पर, और तो ये आपका एक क्या हो गया, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म। तो सिमेट्रिकल वेव में सिर्फ हाफ का ले लेंगे, पूरे कंप्लीट का निकल जाएगा विथ टाइम टी के रिस्पेक्ट में। अनसिमेट्रिकल मतलब होता है उसका वेव फॉर्म ऐसे बनेगा, सपोज करो यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से ऐसे गया, उसके बाद नीचे जो है ऐसे करके ऐसे और ऐसे गया, इस तरह का है। तो दोनों लुकिंग देखो अलग अलग है ना, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ये क्योंकि ये साइनोसॉइडल नहीं है, ठीक है, समझ गए, तो उसका मतलब फुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरित झंझट, थंडर स्टॉर्म के दौरान बादलों के बीच एक तरित विसर्जन 15 कूलम चार्ज दिया हुआ, विसर्जन का समय मिली सेकेंड है, तो औसत धारा क्या होगा। सिंपल है, आई इक्वल टू क्या होता है, करंट आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, या क्यू बाई टी जो भी बोल सकते हैं। तो आपको क्यू दिया है, यानी आई इक्वल टू क्या है, क्यू बाई टी। क्यू क्या है 15, टाइम क्या है
यहाँ पे 6 मिली सेकेंड है, तो 6 मिली सेकेंड है, तो 6 मिली सेकेंड लिख लो। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिली सेकेंड ऊपर जाएगा मतलब 2.5, और मिली सेकेंड क्या है, देखो यूनिट का भी ध्यान रखो, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिली सेकेंड क्या है, अगर इसको सेकेंड में बनाएंगे तो ऊपर जाएगा 10 टू द पावर क्या होगा 3 होगा, तो 2.5 किलो एम्पियर लिख सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2.5 किलो एम्पियर। समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन द रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। तो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बोल रहा है, तो इसका सिंपल है क्या होगा, इनर्शिया। टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में, इनर्शिया। ठीक है, अलग अलग सबका अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं और इससे क्वेश्चन भी आता है। देखो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ, देखो क्या होता है, मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम, ठीक है, एक ये हो गया, एक हो गया मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, एक हो गया करंट एनालॉजिस, करंट एने सिस्टम, और एक हो गया वोल्टेज एनालॉजिस सिस्टम। एक कंट्रोल सिस्टम का है, ठीक है क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर, ठीक है, एक टेबल बना देता हूँ। अगर यहाँ पे फोर्स रहेगा, फोर्स मास को क्या से डिनोट करते हैं, ये तो क्या हो गया मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम हो गया। फिर आपका मास को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एम से, फोर्स को एफ से, ये भी लिख लो। और एक होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कांस्टेंट, कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट, तो इसको क्या चीज़ से, बी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे बी लिख लो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, के से, ठीक है। और एक होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक्स टी से करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इससे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए इस टेबल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और दिमाग में इसको उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम में फोर्स को जो है हम लोग टॉर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटेशन आ गया, जहाँ पे रोटेशन आएगा वहाँ क्या होगा, फोर्स क्या होगा, टॉर्क होगा। तो मशीन में हम लोग जो पढ़ते हैं मोस्टली टॉर्क का यूज होता है, वहाँ पे फोर्स तो यूज होता नहीं है, तो टॉर्क होता है, टॉर्क को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे मास है तो मास मतलब ही होता है इनर्शिया जो जिसका आंसर है ये, इनर्शिया को जे से डिनोट करते हैं, किसका, मास के लिए। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बी, तो बी का बी ही रह जाएगा, और एक के स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम रह जाएगा, और एक क्या डब्लू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा। समझ गए। अब देखो करंट एनालॉजिस सिस्टम में लिखता है फोर्स में, फोर्स को अगर करंट के फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स जो होता है करंट कहलाता है आई, और आपका मास जो है कैपेसिटेंस सी कहलाता है, ठीक है। सी को आप लिख लो कैपेसिटेंस, ठीक है। और फ्रिक्शन कांस्टेंट जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है 1/r, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस होता है L, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वोल्टेज। देखो फोर्स हो जाएगा करंट और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वोल्टेज। और इसमें अगर चलेंगे वोल्टेज एनालॉजिस में उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, करंट की जगह वोल्टेज हो जाएगा और वोल्टेज की जगह करंट हो जाएगा। इस तरह आप याद रख सकते हो, 1/r की जगह क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। और c की जगह l हो जाएगा, और l की जगह 1/c हो जाएगा, 1/l की जगह 1/c। रेसिप्रोकल हो गया, मतलब अगर आपका एक करंट का आपको पता है तो वोल्टेज का आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका एक डेरिवेशन होता है, आप कैसे ड्राइव कर सकते हो सिस्टम को, कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसको ड्राइव करने में उतना टाइम अभी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। बस आप इस टेबल को याद रखो, तो इससे क्या होगा, एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि दिए गए नेटवर्क में नॉर्टन के समतुल्य में परिवर्तित कर दिया जाए तो IN क्या होगा।
तो देखो आई एन कहाँ पे निकालना, आई एन इस टर्मिनल पे निकाल, इसको शॉर्ट कर दो, यहाँ पे आई एन निकाल दो, कितना सिंपल है, 20/5 कर दो तो कितना हो गया 4 एम्पियर। कुछ करना था क्या, कुछ नहीं करना था, बस आ गया आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग केवल एक ही दिशा की घूर्णी गति के सुविधा देने और विपरीत दिशा में गति को रोकने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। नेक्स्ट, ये 3 फेज 120 किलोवाट 2300 वोल्ट 50 हर्ज 1000 आरपीएम साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर डेवलप टोटल पावर दिया हुआ 100 वाट डेवलप कर रहा है। लॉस क्या बोल रहा है, कोई भी लॉस नहीं है। कैलकुलेटिंग द ग्रॉस टॉर्क, ग्रॉस टॉर्क क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको ग्रॉस टॉर्क निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो अभी आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, पावर, P इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल टू 2πn/, एंगुलर स्पीड 2πn/60, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, और टी क्या होगा, टॉर्क, पी क्या हो गया, पावर। दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आप लोग को थोड़ा समझ में भी आए, ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है क्वेश्चन डिस्कस करने में। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πn/60, तो पी इक्वल टू आप लिख सकते हो, पावर पी इक्वल टू ओमेगा की जगह 2πn/60 इंटू क्या है, टॉर्क। यहाँ तक पता चल गया आपको। तो निकालना क्या, आपको टॉर्क निकालना, पावर आपको दिया हो, देखो पावर कितना है, ये पावर यूज करना है, ठीक है। तो 100 किलोवाट, 2πn, स्पीड कितना है 1000, तो 1000/60 इंटू टॉर्क। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो टॉर्क का आंसर आ जाएगा 955 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 955। समझ गए, ये फार्मूला बस याद रखना तो आप आंसर आसानी से कर सकते हो। फलन इतना, देखो ft e⁻⁻80, ऑलरेडी बता चुका हूँ लेप्लास ट्रांसफर का, ठीक है, क्या क्या होता है। ft अगर रहेगा e⁻⁻80 तो एक लेप्लास ट्रांसफर लिखना होगा, fs इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/s प्लस ए, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/s प्लस ए। अगर वही ft इक्वल टू e⁻80 रहता प्लस में, तो fs क्या होता 1/s माइनस ए, उल्टा हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में आर का मान निकालो, ठीक है। आर का मान निकालना है आपको, तो आर का मान कैसे निकालेंगे, आपको करंट दिया हुआ है, I1 दिया है, यहाँ पे क्या होगा I2 होगा, I2 करंट जाएगा, तो I2 मतलब 25 एम्पियर करंट जा रहा है, I1 उधर जा रहा है, तो 25 माइनस क्या होगा I1 होगा I2 में। देखो I1 यहाँ निकल गया, 25 एम्पियर करंट इंटर हो रहा है, इससे I1 निकल गया, तो इधर 25 माइनस I1 होगा I2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो सिंपल ऐसे समझो, I1 आपको पहले निकालना है, तो I1 कैसे निकालेंगे, I1 इक्वल टू इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, जो वोल्टेज यहाँ का होगा यही वोल्टेज यहाँ का भी होगा ना, इसके अक्रॉस में यहाँ का वोल्टेज भी सेम ही होगा। तो I1 इक्वल टू 200 वोल्ट है, अब 40 कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर मतलब करंट इससे जा रहा है, तो 25 में 5 उधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा 20 एम्पियर ना, I2 20 एम्पियर बचेगा। आपको वोल्टेज पता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 बाई कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 10 ओम। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण दोष या आपूर्ति विफलता के कारण उपकरणों के लिए विद्युत का पुनः स्थापना करने के लिए अधिकतम समय सीमा लेता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेल्स। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेल्स होता है या किसी भी कारण से बर्न हो जाता है, जल जाता है, वाइंडिंग विंडिंग या कोई भी कारण हो शॉर्ट सर्किट के कारण, तो क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट लगता है किसके लिए, रिस्टोरेशन के लिए, क्योंकि फिर उसको वहाँ से रिप्लेस करते हैं, वहाँ पे दूसरा ट्रांसफार्मर लाते हैं, फिर उसका रीज़न ढूंढते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों जल गई, फिर उसको फैक्ट्री ले जाते हैं, फिर उसमें जो भी पार्ट होता है वो चेंज करना पड़ता है, फिर टेस्टिंग होता है, फिर जाके वापस कमीशनिंग होता है। तो ये लंबा प्रोसेस है इसका, समझ गए। ऑप्शन से ही मतलब आपका जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़ो, पहले देखो क्या कर रहा है, उसके बाद आप ऑप्शन पढ़ो आराम से, उसके बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, दिए गए परिपथ में V1 V2 सब दिया हुआ वोल्टेज, तो वोल्टेज V5 का मान ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन किस पे आधारित है, KVL पे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लिख दो करंट का डायरेक्शन ऐसे करके शो किया है, ठीक है, इधर से, तो आप यहाँ से क्या है पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है करंट, ठीक है,
तो यहाँ V1 क्या हो जाएगा, -V1 प्लस इंटर पॉजिटिव पे कर रहा है, प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 बताए थे कैसे, प्लस V5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस V1 V2 V3 V4 क्या है 10 10, तो ये सब 10 10 हो जाएगा, तो सब 10 ही हो जाएगा, सबका तो वैल्यू बराबर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, निकालना क्या है आपको, V4 निकालना है ना, निकालना क्या है आपको, V5 निकालना है। तो देखो ये सब 10 10 है, मतलब मेरा कहने का मतलब -10 +10 +10 -10 प्लस V5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कन्फ्यूज मत होना आप लोग। V5 इक्वल टू -10 + 10 कैंसिल, -10 + 10 कैंसिल, तो क्या होगा 0 वोल्ट होगा ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 वोल्ट। KVL पे आधारित क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स गिवन आउट बाय द लैंप इफ द ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ऑफ लैंप कैंडल पावर दिया हुआ है। ठीक है, कैंडल पावर कितना है, ऑप्शन में देखो कैंडल पावर क्या है, कैंडल पावर है 600। ठीक है, तो 600 CP दिया हुआ, सॉरी ऐसे लिखो I मतलब दिया हुआ 600 कैंडल पावर। ठीक है, और F इक्वल टू क्या होता है I इंटू ओमेगा, तो I आपको दिया हुआ 600 और ओमेगा क्या होता है 2 पाई सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल दिया हुआ 2 पाई, तो कितना हो जाएगा 1200 पाई। अब 1200 पाई को गुना करेंगे तो आपको कितना आंसर हो जाएगा 3769.9 ल्यूमेंस। समझ गया कितना सिंपल है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जो है दिया हुआ, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडल पावर। ठीक है, तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है या कैंडल पावर, उसको जो भी बोल सकते हैं। तो I इक्वल टू 600 CP दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप वहाँ से निकाल सकते हो। और F जो होता है इसको क्या बोलेंगे, F क्या होता है ल्यूमिनियस फ्लक्स, इसका क्या होता है यूनिट ल्यूमेंस होता है, इसलिए आंसर क्या है ल्यूमेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरेटेड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस। देखो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस से क्या जनरेट होता है, तो एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज होता है, जो सर्ज होता है, जो हम लोग का मतलब कभी कभी आप देखते होंगे कि लाइटनिंग होता है, जब ज़्यादा बादल और बारिश के दिनों में जो लाइटनिंग होता है बहुत तेज़ आवाज़ करता है, उसमें क्या होता है सर्ज वोल्टेज जनरेट करता है, तो क्या एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन द रियोस्टैटिक मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल फॉर ए DC शंट मोटर यूज ऑफ आर्मेचर डायवर्टर मेक द मेथड सुटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग लोड। ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट डिजायरेबल इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें से कौन सा डिजायरेबल, देखो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिजायरेबल में क्या क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है, एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी, ड्रिफ्ट नहीं होता। सही आंसर क्या होगा इसका, ड्रिफ्ट होगा सही आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द पीक फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, देखो हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का पीक फैक्टर जो होता है 2 होता है। ठीक है, पीक फैक्टर क्या होता है 2 होता है, और पीक फैक्टर क्या होता है PF, पीक फैक्टर किसको बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बाय RMS वैल्यू, समझ गए, VRMS, उसको क्या बोलते हैं पीक फैक्टर। अब देखो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू भी मैक्सिमम ही रहेगा, क्योंकि हाफ वेव के केस में अगर निकालना है तो VRMS क्या होता है हाफ वेव में VM/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रखेंगे VM/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, VM कैंसिल, तो पीक फैक्टर क्या हो जाएगा 2। अगर यही फुल वेव पूछता, फुल वेव रिएक्टिफाइड साइन वेव, तब आप क्या करते हैं, पीक फैक्टर फॉर्मूला लगाते, क्या होता है V मैक्सिमम/VRMS, VRMS होता है, V मैक्सिमम का V मैक्सिमम ही रहता है। VRMS क्या होता है फुल वेव के केस में, VRMS इक्वल टू VM/√2 होता है। तो यहाँ पे VM/√2, तो √2 यहाँ पे ऊपर चल जाता है, पीक फैक्टर क्या होता है √2, किस केस में, अगर यहाँ पे हाफ वेव की जगह फुल वेव रहता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवांछित विकिरण को कम करने के लिए कौन सी प्रकाश नियंत्रण विधि फिलामेंट लैंप के लिए एक विशेष नीले रंग के कांच का उपयोग करती है। मतलब इसका मतलब बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइटनिंग कंट्रोल मेथड यूज इन ए स्पेशल ब्लू टिनेट ग्लास या फिलामेंट लैंप टू रिड्यूस अनवांटेड रेडिएशन, उसको बोलेंगे अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन मतलब क्या होता है ऑब्जॉर्प्शन,
ठीक है, सही आंसर क्या होगा, अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3 और 6 के अनुपात में कंक्रीट मिश्रण का सही अनुपात कौन सा है। देखो ये सिविल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 13 बोरी सीमेंट, 100 CFT पत्थर और 50 CFT बालू कंक्रीट मिश्रण का सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कथनों में सही या गलत निर्धारित करें। तो पहला अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन है। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाई टू ए इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेशन। नॉर्टन का प्रतिरोध सदैव थेवेनिन के प्रतिरोध का दोगुना होता है। तो देखो नॉर्टन का प्रतिरोध और थेवेनिन का प्रतिरोध दोगुना नहीं होता, एक गलत है, ठीक है। और पहला ऑप्शन है सुपरपोजिशन में पावर मतलब आप क्या निकालते हो, पावर कैलकुलेट करते हो, नहीं, ये भी गलत है, दोनों गलत है। इसका क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोनों क्या है, फॉल्स है। जैसे हम लोग को पता है कि मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग पावर कैलकुलेट नहीं करते, हम लोग वोल्टेज और करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। पावर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वोल्टेज और करंट निकाल सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में। और नॉर्टन्स थ्योरम और जो थेवेनिन थ्योरम होता है, दोनों का रेसिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, मतलब दोगुना नहीं होता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दोनों अगर नॉर्टन से निकाले या थेवेनिन से निकाले दोगुना होता है, ऐसा नहीं होता। मोस्टली दोनों क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल या बराबर ही होता है, दोगुना नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। अगर सर्किट सेम होगा, सेम नॉर्टन सर्किट और क्या बोलते हैं थेवेनिन सर्किट, कोई भी सर्किट दिया रहेगा उसका बोलेगा नॉर्टन्स और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जब आप कैलकुलेट करेंगे प्रोसेस सेम ही है रेजिस्टेंस निकालने का, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ना कि दोगुना होगा। नेक्स्ट है यूनिट इन व्हिच जेड पैरामीटर आर एक्सप्रेस्ड। जेड पैरामीटर को ओम से ही मेजर करते हैं, ठीक है, यूनिट, ठीक है, क्या होगा, ओम होगा। फैराडे पता ही है किसका होता है, हेनरी पता है, मोह किसका होता है वो पता ही है आपको, ठीक है। ये कंडक्टेंस का होता है, लिख लो आप, कंडक्टेंस, ये आपका पता ही है, रेसिस्टेंस, इम्पीडेंस, और क्या क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सबका क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सबका क्या होता है ओम। और फैराड क्या होता है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का फैराड होता है। और इसका क्या होता है, इंडक्टर यानी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का हेनरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन फॉर द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। पहला बोल रहा है इनकरेक्ट बोल रहा है, इंक्रीज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, ड्रॉप इंक्रीज, जितना आप ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाएंगे उतना लॉसेस कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। इंप्रूव इन वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन भी इंप्रूव होता है। रिड्यूस इलेक्ट्रिकल लॉसेस, लॉसेस रिड्यूस होगा तभी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ठीक है, ये भी सही है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टावर एंड प्रोटेक्शन, ऐसा नहीं है, EHV ट्रांसमिशन लाइन क्योंकि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर आप डील करते हो तो उस अनुसार से आप स्विच गियर इक्विपमेंट लगाते हो प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, तो कॉस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द टावर एंड प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्ज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इफ द लाइन इंडक्टेंस दिया हुआ है और कैपेसिटेंस दिया हुआ है। सर्ज इंपीडेंस क्या होता है, सर्ज इंपीडेंस, सर्ज इम्पीडेंस, देखो सर्ज इम्पीडेंस जो होता है ZC या उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस भी बोलते हैं। ZC इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर L/C। तो रूट आपको पता है, रूट के अंदर क्या क्या देना है, 169 दिया हुआ, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस 64, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, 13/8, तो 13 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 ओम। तो सही आंसर क्या होगा, 1.6 ओम। कभी कभी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का भी क्वेश्चन आता है, SIL का फॉर्मूला होता है V²/ZC, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस निकाल लिए और वोल्टेज अगर आपको दिया रहेगा तो आप आराम से सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन ए एटम ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज 0। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल में 0 होता है, सबसे कम होता है। और डायमैग्नेटिक मटेरियल और क्या क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी, देखो
मैग्नेटिक, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटिक टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है इज स्मॉल, स्मॉल वैल्यू होता है एन निगेटिव। तो कभी कभी इसका रेंज पूछ देगा, अगर आप इसको रेंज में दिखाओगे तो -1 से लेके ऐसे करके कोई भी इसका मान को ससेप्टिबिलिटी को डिनोट एक्स से करते हैं तो ये रेंज आ जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखें। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल का, बिस्मथ, बिस्मथ कॉपर है, कॉपर भी क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल, लीड है मतलब शीशा, जिंक, तो ये सब किस में आता है, ETC किस में आता है, ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। समझ गए। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा डायमैग्नेटिक मटेरियल का 0 होता है। ठीक है, जब भी इसको किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो। नेक्स्ट चलते हैं, समीकरण E = -n/dt में ऋणात्मक चिन्ह किसके कारण होता है, तो आप माइनस साइन से ही पता चल गया, जब भी माइनस साइन होगा ना तो लेंज लॉ के नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, लेंज लॉ का रूल। अगर मान के चलो -n नहीं रहता तो फैराडेज के नियम होता, अगर माइनस नहीं रहता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड फार्म जैसी वितरित उत्पादन परियोजना के किस प्रकार के सब स्टेशन का उपयोग किया जाता है। देखो बोल रहा है कि किस टाइप का सब स्टेशन यूज करेंगे हम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन प्रोजेक्ट सच एज विंड फार्म लगाएंगे तो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कलेक्टर मतलब संग्राहक सब स्टेशन। क्या होगा, कलेक्टर सब स्टेशन, सब स्टेशन मतलब सब स्टेशन हो गया, और कलेक्टर मतलब संग्राहक हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा कारक विद्युत रोधी क्षति का कारण नहीं है। विद्युत रोधी क्षति मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डैमेज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट ए काउज ऑफ इलेक्ट्रिकल डैमेज। इसमें क्या क्या है, बड़ी संख्या में डिस्क विद्युत रोधियों का एक साथ जुड़ा होना, विद्युत रोधी पर बरसात के मौसम की धूल होना, वेरिएशन मतलब तापमान में अंतर तथा गर्म और ठंडे सत्रों का होना, पीजी क्लैंपों का अतिरिक्त कसा होना। तो इसका कारण नहीं है, तो इसका पहला कारण क्या होगा, बड़ी संख्या में डिस्क विद्युत रोधियों का एक साथ जुड़ा होना। नॉट ए काउज, ये तो इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए, वोल्टेज लिमिट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंसुलेटर जो यूज़ करते हैं, एक इंसुलेटर का रेटिंग होता है 5 kV से लेकर 11 kV, तो उस अनुसार से आप 100 kV तक का आपको प्रोटेक्शन देना है तो कितना होगा, 10 × 10 डिस्क यूज़ करेंगे, तो ये तो ज़रूरी चीज़ है, तो इसलिए इसमें नहीं बोल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ल्यूमेंस, ठीक है, रीचिंग द वर्किंग प्लेन्स टू द टोटल नंबर ऑफ ल्यूमेंस इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स, तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन या यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, डिप्रिसिएशन फैक्टर जो होता है 1/, मेंटेनेंस फैक्टर होता है, मेंटेनेंस फैक्टर। ठीक है, इफ द टू अमीटर ए एंड बी रिक्वायर इतना करंट गिव द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखो जब भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बारे में बोलेगा, ठीक है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सेंसिटिविटी के बारे में पूछेगा, तो देखो सेंसिटिविटी जो होता है S = लिखते हैं 1/IF फुल स्केल डिफ्लेक्शन FSD। ठीक है, तो ये क्या होगा, जितना करंट कम होगा उसका सेंसिटिविटी उतना ज़्यादा होगा। तो उसका इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो ए इज मोर सेंसिटिव, क्योंकि ए का क्या है, करंट कम है, बी का ज़्यादा है, तो जिसका करंट ज़्यादा, क्योंकि ये जितना कम होगा सेंसिटिविटी उतना ज़्यादा होगा ना, तो इसका 20 एम्पियर है पहला का, तो इसका ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा, बी इज लेस सेंसिटिव देन ए। बस इसको आप याद रखो, सेंसिटिविटी = इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द होरिजन इनपुट EM sin ωt और वर्टिकल दिया हुआ एंगल क्या हुआ 50 डिग्री, व्हाट विल बी द लीसाजेन पैटर्न। देखो 50 डिग्री है तो हमेशा 90 डिग्री के वाले में आएगा, 90 डिग्री से कम वाले में। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम वाले में आएगा तो क्या होगा, 90 डिग्री से कम वाले में आएगा, तो इसमें क्या आएगा, ए होगा, ए इस 90 डिग्री के रेंज का ही, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो लिसाजे पैटर्न को आप एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो अगर इसके बारे में पूछता है इसका क्या है रेंज, इसका रेंज अगर पूछता है तो इसका रेंज जो है 150 डिग्री या 210 डिग्री है, ठीक है। अगर इसका है तो इसका क्या होता है 0 डिग्री टू 360 डिग्री। और इसका क्या है, इसका होगा 60 डिग्री से लेके या 360 डिग्री। समझ में आ गया। और इसका जो है ये क्योंकि पूरा सर्किल है तो इसलिए 90 डिग्री टू या 90 डिग्री या 270 डिग्री। समझ गए। तो यहाँ पे 50 डिग्री है तो अप्रॉक्स 50 डिग्री क्या होगा 60 डिग्री होगा ना। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ इमिशन इज डन बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलेंगे सेकेंडरी इमिशन। क्या होगा आंसर सेकेंडरी इमिशन। नेक्स्ट है 97, त्वरित आघात में ऊर्जा के की क्रम की ऊर्जा हो सकती है, कितना हो सकता है। तो जो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है ना वो कितना एनर्जी रखता है, तो 250 किलोवाट आवर रखता है, 250 किलोवाट आवर। समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, 250 किलोवाट आवर। इन ए सिंक्रोनस मशीन द स्टार्टर कोर इज मेड ऑफ, स्टार्टर कोर सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बना होता है, किसमें सिंक्रोनस मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलेंगे यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज रिप्रेजेंटेड ए फ्लोरेसेंट लैम्प इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, इसमें से कौन सा फ्लोरेसेंट लैम्प है। तो फ्लोरेसेंट लैम्प कौन सा है, ये वाली। तो इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 2 कॉइल ईच वन हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ और कपल एंड सच एज म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ, तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द कॉइल। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का कॉइल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू के रूट अंडर L1 L2, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। एक और एक फॉर्मूला तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस m हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, m क्या हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, और क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और L1 L2 पता ही है इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल एंड इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल। एक फार्मूला m इक्वल टू होता है, वो आपको पता है, मैं पहले भी बताया, म्यू नोट म्यू आर N1 N2 A बाय क्या होता है L। सिमिलरली L1 का होता है म्यू नोट म्यू आर N1 स्क्वायर, क्योंकि L1 है तो N1 स्क्वायर इंटू एरिया बाय लेंथ ऑफ द कॉइल। L2 क्या होगा म्यू नोट, सब लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको एक जगह मटेरियल मिल रहा है, नहीं तो आपको मतलब हर जगह खोजना पड़ेगा, ठीक है, बाई L। तो ये क्या होता है, ये सब फार्मूला होता है इंडक्टेंस का, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो सिमिलर फार्मूला है, बस अगर म्यूचुअल है तो N1 N2 मतलब दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। L1 का मतलब होगा कि सिर्फ एक ही कॉइल पे होगा, L2 का मतलब सिर्फ एक ही कॉइल N2 पे होगा। तो इस तरह से आपको देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ L1 और L2, और ईच हैविंग मतलब दोनों। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो L1 और L2 क्या है, सेम ही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। L1 L2 क्या है 10 है, तो 10 हेनरी लिख दिए, ठीक है। और आपका क्या है यहाँ का म्यूचुअल इंडक्टेंस m इक्वल टू क्या है 4 है, तो आप इस फॉर्मूला पे रख दो m इक्वल टू के रूट अंडर L1 L2, m क्या है 4, के 10 इंटू 10, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/10, तो 0.4। सिंपल क्वेश्चन है, बस मैं ये फार्मूला इसीलिए लिख दिया हूँ कि अगर एग्जाम इससे भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये फार्मूला तीनों आप याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन यूज्ड इन अ कन्वर्टर स्टेशन। देखो कन्वर्टर स्टेशन, जब भी कन्वर्टर के बारे में पूछेगा ना, आंख बंद करके HVDC मारो, ठीक है, HVDC लाइन कन्वर्टर के में होता है। कन्वर्टर स्टेशन का मतलब होता है उसमें बहुत सारा चीज़ आता है, एक तो इन्वर्टर रहेगा और रेक्टिफायर रहेगा, स्टैटिक कन्वर्टर रहता है, ठीक है, स्टैटिक कन्वर्टर रहता है, तो बहुत सारा चीज़ इसमें रहता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा HVDC लाइन।
Which टाइप ऑफ वायरिंग इज हिडन इनसाइड विथ स्लॉट विद द हेल्प ऑफ प्लास्टरिंग, उसको बोलते हैं कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग। क्या बोलते हैं, जो दीवार के अंदर हम लोग जो घर बनाते हैं तो उसमें दीवार के अंदर एक पाइप डाल देते हैं, पीवीसी पाइप, उसके अंदर से हम लोग क्या वायर को ड्रॉ करते हैं जहाँ जहाँ पे आपको पॉइंट लेना है, तो उसको बोलते हैं कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, और मोस्टली यही यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें क्या होता है कि आपको सबसे बड़ी बात इसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें जो फायर का प्रॉब्लम होता है ना बहुत कम होता है, क्योंकि अंदर में होता है तो कभी भी हीट के रिस्पेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में वोल्टेज निकालें। तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्यों है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, रेसिस्टेंस ये दोनों पता है, तो आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू 12 वोल्ट है और दोनों सीरीज में है, 4 + 2 दोनों सीरीज में 6 हो जाएगा, 2 एम्पियर निकल गया। अब 2 एम्पियर, अरे कहाँ जा रहा है, 2 एम्पियर निकल गया। अब 2 एम्पियर करेंट आई इक्वल टू 2 एम्पियर, इसके थ्रू ऐसे करके सेम फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। समझ गए। नेक्स्ट, ये हाँ, ये 240 वोल्ट 50 हर्ज साइन वेव इज स्टार्टिंग इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल एट इक्वल टू 0, इट विल अचीव इट्स नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। नेगेटिव मैक्सिमम कब अचीव करेगा, देखो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल एट 0, इट विल नेगेटिव मैक्सिमम कितना पे अचीव करेगा वो पूछ रहा है। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से समझो। 50 हर्ज है तो आपको पता है कि एक कंप्लीट साइकिल को ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर यहाँ से टाइम निकालें t इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा f, तो 1/, क्या हो जाएगा 50, तो इसका मतलब हो गया इसको अगर 20 मिली सेकेंड होगा तो 20 मिली सेकेंड में एक कंप्लीट साइकिल मतलब एक कंप्लीट साइकिल जो है कंप्लीट करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल एट t इक्वल टू 0, इट विल अचीव इट्स नेगेटिव मैक्सिमम। सपोज करो कोई भी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, यहाँ से गया ऐसे करके यहाँ से, अब देखो यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है वही पूछ रहा है ना, और पूरा कंप्लीट साइकिल करने में कितना है, 20 मिली सेकेंड लग रहा है यहाँ तक आने में, पूरा एक कंप्लीट साइकिल। तो यहाँ पे आने में कितना लगेगा, पॉजिटिव पीक पे जाने में समझो यहाँ पे लगेगा, फिर इसके बाद यहाँ, तो इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान के चलो अगर पूरा 1 लग रहा है, सॉरी यहाँ 20 मिली सेकेंड लग रहा है, तो 5 यहाँ लगेगा, 5 यहाँ लगेगा, 5 यहाँ लगेगा, 5 यहाँ लगेगा, तो निगेटिव पीक पे आने में कितना लग रहा है, 5 × 5 = 10, 5 = 15, तो कितना हो जाएगा आंसर, 15 मिली सेकेंड। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए निगेटिव पीक पे आने का। अगर पॉजिटिव पीक के बारे में पूछता, पॉजिटिव पीक पे कितना लग रहा है, तो सिर्फ 5 सेकेंड होता है आंसर, क्या होता है 5 सेकेंड। बोलता है अगर 0 पे आने में कितना लग रहा है, तो 0 2 पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, तो इसका एवरेज निकाल लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, नेगेटिव पूछा, तो नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा। टोटल 20 मिली सेकेंड है, तो टोटल यहाँ से यहाँ 5 सेकेंड लगता है, मिली सेकेंड लगता है, यहाँ से 5 और यहाँ से यहाँ 5, 5 × 5 = 10, 5 × 15, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 मिली सेकेंड। समझ में आ गया, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस कंसेप्ट के थ्रू आप जाइए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन अपोजेज द चेंजेज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो अपोजेज द चेंजेज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कौन अपोज करता है, इंडक्टेंस अपोज करता है चेंजेज ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या है, चेंजेज। ऐसा सिर्फ ये नहीं बोला है कि चेंज अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे बोला चेंज, मतलब सडन चेंज इन करंट को अलाउ कौन नहीं करता, इंडक्टेंस सडन चेंज को अलाउ नहीं करता। इंडक्टेंस सडन चेंज इन करंट इज नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरिंग हैज वेरी हाई पॉपुलैरिटी कंपेयर्ड विथ अदर। तो उसको बोलते हैं कंड्यूट वायरिंग। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होता है ना, जो ऊपर भी क्वेश्चन आया था, उसी का आंसर है। तो देख लो, वायरिंग से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस टॉपिक को भी अच्छे से देख के जाइए। क्लिट वायरिंग, बैटन वायरिंग आजकल बहुत कम यूज़ करते हैं, मोस्टली कंड्यूट वायरिंग यूज़ करते हैं। टेम्प्रोरी वायरिंग करना है तो आप क्लिट वायरिंग हम लोग टेम्प्रोरी वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं। केसिंग कैपिंग वायरिंग भी अच्छा वायरिंग है, क्योंकि घर में हम लोग जो बाहर से दीवार के ऊपर से एक जो पीवीसी कंड्यूट डाल के उसके अंदर वायर डाल के जो करते हैं उसको बोलते हैं केसिंग कैपिंग वायरिंग। उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं पीवीसी का। ठीक है,
नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र से गुजरने वाली एलटी लाइन के लिए किस प्रकार के रक्षण का उपयोग किया जाता है? तो उसको बोलते हैं पीवीसी प्रोटेक्शन, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोटेक्शन। ठीक है, पीवीसी प्रोटेक्शन क्यों करते हैं? मतलब समझो कि एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पे जो एलटी लाइन है बहुत नज़दीक से जाता है, इंडक्शन ना है इसलिए उसको कवर कर देता है। उस पीवीसी कंडक्ट लाइन, कंडक्ट पाइप के अंदर से उस जो भी कंडक्टर है या केबल है उसको डालते हैं। ठीक है, तो पीवीसी रक्षण होगा। नेक्स्ट है, एक कॉइल दिया हुआ है, एक कॉइल हैविंग इतना टर्न्स इन कपल विथ ए कॉइल हैविंग इतना टर्न, इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज इतना, देन फाइंड द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। रिलक्टेंस पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है एक 500 है और एक क्या है 1500, और यहाँ पे 5 मिली हेनरी दिया हुआ है। निकालना क्या है मुझे? रिलक्टेंस इन द देन द फाइंड द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रिलक्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है? एल बाय म्यू नॉट ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एल क्या हो गया? लेंथ, और ए क्या हो गया? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रिलक्टेंस का ये क्या करता है? रिलक्टेंस क्या करता है? अपोज करता है किसको? फ्लक्स को। जैसे रेसिस्टेंस अपोज करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में किसको? करंट को। उसी तरह रिलक्टेंस जो है मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को अपोज करता है। L1 फार्मूला एक बताए थे आपको। L1 क्या बताए थे? L का फार्मूला मतलब इंडक्टेंस का फार्मूला L इक्वल टू बताए थे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। ठीक है, और M इक्वल टू बताए थे म्यू नॉट N1 N2 ए बाय एल। वही फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो M इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? N1 N2 बाय एल लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे L, यहाँ पे रिलक्टेंस लिख सकते हैं R। क्यों लिख सकते हैं? देखो रिलक्टेंस क्या होता है? L रिलक्टेंस इक्वल टू L बाय म्यू नॉट म्यू ए। तो यहाँ पे L और ए और म्यू नॉट को यहाँ पे नीचे ला सकते हैं, म्यू नॉट इंटू ए ला सकते हैं। इसकी जगह रिलक्टेंस लिख सकते हैं, वही रिलक्टेंस लिख दिया। ठीक है, तो अब रिलक्टेंस R इक्वल टू N1 N2 बाय क्या हो जाएगा? M। अब आपको पता है 1500 दिया हुआ है इंटू 500 है, दोनों का क्या नंबर ऑफ टर्न, और M दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी। तो 5 मिली हेनरी यहाँ पुट कर दो, 5 मिली हेनरी को हेनरी में बन दो -3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 इंटू 10⁻7 एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, बस फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? L बाय म्यू ए। अगर म्यू नोट और म्यू आर भी लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ म्यू लिखेंगे तो म्यू का मतलब ही होता है म्यू नोट म्यू आर। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये अल्टरनेटिंग करंट दिया इज गिवन एज IT दिया हुआ है। ठीक है, साइनोसॉइडल करंट का IT दिया हुआ। फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना। ठीक है, टाइम पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पहले IT इक्वल टू लिख लो। क्या है? IT इक्वल टू दिया हुआ कितना? ये हो गया IM साइन ओमेगा T। ठीक है, अब देखो ओमेगा की जगह क्या है? 400 पाई है, लिख लो 400 पाई। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई F 400 पाई। ठीक है, पाई पाई कैंसिल। F इक्वल टू क्या हो गया? 400 बाई 2 कितना हो जाएगा? 200 हर्ज। फिर अब टाइम निकालना। T इक्वल टू क्या होगा? 1/F, तो 1/200। 1/200 का मतलब 5 मिली सेकेंड। आगे आंसर 5 मिली सेकेंड। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड वुड बी बेस्ट ड्रिवन बाय ए DC कंपाउंड मोटर। DC कंपाउंड मोटर में कौन सा हम लोड चला सकते हैं? ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ DC कंपाउंड मोटर। और जैसे कम्युलेटिव कंपाउंड भी होता है, ये तो DC कंपाउंड मोटर है। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में ही जो एलिवेटर है, डोर लिफ्ट है, ये सब, ब्लोअर है, कंप्रेसर है, ये सब किसका एग्जांपल है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। ठीक है,
व्हेन ए डायोड इज नो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज अप्लाई, तो क्या होगा, जब कोई सोर्स ही अप्लाई नहीं करोगे तो जीरो वेस्ट होगा, ठीक है ना, वो कंडक्ट ही नहीं करेगा, जैसा है वैसा वैसा रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, जीरो वेस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेप्लास डोमेन बिहेवियर इज करेक्ट फॉर इंडक्टेंस, इंडक्टेंस है, अगर उसको लेप्लास में लिखते हैं तो एस एल लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, एस एल, तो सही आंसर क्या होगा, एस एल। अगर यहाँ कैपेसिटेंस रहता तो क्या लिखते हैं, 1/SC। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज शोन बाय द फॉलोइंग फंक्शन, देखो कौन सा प्रॉपर्टी, एल दिया हुआ, एल के एफ टी इक्वल टू के एफ एस, तो यहाँ पे कौन सा स्केलिंग है, स्केलिंग थ्योरम का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये स्केलिंग थ्योरम, एक होता है रिवर्सल, एक होता है टाइम स्केलिंग। जो टाइम स्केलिंग के बारे में अगर पूछेगा तो उसको, जैसे क्या है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा एक्स ऑफ ए टी, तो उसको क्या लिखेंगे, 1/A एक्स ऑफ ओमेगा बाय ए, ठीक है। ये किसका हो गया, ये टाइम स्केलिंग का। अगर टाइम शिफ्टिंग का पूछेगा तो टाइम शिफ्टिंग का अगर पूछेगा तो टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है, एक्स इक्वल टू टी माइनस टी नोट टाइम पे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नोट इंटू एक्स ओमेगा, ठीक है, ये क्या हो गया, टाइम शिफ्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF इन द स्टार्टर ऑफ 4 पोल इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, रोटर कितना पे रोटेट कर रहा है, 1.5, तो फाइंड द स्पीड एट विच मोटर इज रनिंग, तो आपको पता है, पहले फ्रीक्वेंसी लिख लो कितना है, 50 हर्ज, ठीक है, आपका रोटर फ्रीक्वेंसी दिया हो 1.5, पोल दिया हो P इक्वल टू 4 पोल, ठीक है, तो S इक्वल टू FR इक्वल टू क्या होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी S इंटू एफ, यानी S मतलब स्लिप इंटू एफ, ठीक है। आप यहाँ से NS निकालो, NS इक्वल टू क्या होता है, 120 F/P, तो 120 F क्या है, 50 पोल क्या है, 4, तो 1500 RPM N आ गया, ठीक है। तो NR क्या होता है, रोटर स्पीड निकालना है, NR इक्वल टू क्या होता है, 1 - S इंटू NS, तो स्लिप आपको, अगर यहाँ पे स्लिप निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, रोटर स्पीड, मोटर एट विच मोटर इज रनिंग, स्पीड एट विच मोटर इज रनिंग, मतलब रोटर का स्पीड पूछ रहा है। NR इक्वल टू 1 - S इंटू NS फॉर्मूला होता है, तो आप पहले मुझे क्या, स्लिप निकालना था, आपको रोटर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू क्या होगा, FR/F, FR क्या है, 1.5/50, तो क्या हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा, क्या स्लिप निकल गया 0.3, तो 1 - 0.03 और NS की जगह 1500, जब इसको करेंगे तो 0.97 इंटू 1500 करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा 1455 RPM आएगा, तो सही आंसर क्या होगा, 1455 RPM। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। HVDC पारेषण लाइन का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग गलत है, तो इसमें गलत पूछ रहा था, इंटर कनेक्टेड वितरण प्रणाली, मतलब इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, एक क्या है, एक गलत आंसर है, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूछ रहा है गलत के बारे में, तो इसका सही आंसर ये होगा, समुद्र की सतह से नीचे भूमिगत, ये सब क्या है, इसका सही आंसर है, लेकिन इसका जो गलत आंसर है एज पर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दी गई आकृति में टर्मिनल ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसके बीच में प्रतिरोध कितना होगा, रेसिस्टेंस निकालना, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 3/5, तो कितना हो जाएगा, 1.2 ओम। उसके बाद यहाँ का मान के चलो 1.2 ओम आ गया, तो 1.2 + 10 कितना हो जाएगा, 11.2 ओम। सही आंसर क्या होगा, 11.2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल मेसेज आर लूप बट ऑल लूप्स आर नॉट मेसेज, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, किरचॉफ्स लॉ के नॉट बी अप्लाई टू ए नॉनलीनियर सर्किट। देखो, ऑल मेसेज लूप हो सकता है लेकिन ऑल लूप आर नॉट मेसेज, ये ऑप्शन सही है। इसका ये क्या है, ये ट्रू है,
लेकिन किरचॉफ्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाई टू नॉन लीनियर सर्किट, ये क्या है, गलत है, हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ट्रू और फॉल्स इसका सही आंसर होगा। किरचॉफ्स लॉ लीनियर नॉन लीनियर किसी भी टाइप के सर्किट के लिए वैलिड है, ठीक है, आइदर उसमें लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे नॉन लीनियर पूछा, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विचार के अनुसार उत्पादन केंद्रों से लोड केंद्रों तक का पारेषण केवल AHV इतना रेंज में वोल्टेज पर तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव है। मतलब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंसिडरेशन ट्रांसमिशन ऑफ, तो ये सिंपल सा होगा, हाई इलेक्ट्रिकल पावर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, उच्च विद्युतीय शक्ति फॉर जनरेशन सेंटर टू लोड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द कंडक्टेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट वोल्टेज दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट ऑन इतना वोल्ट दिया हुआ है एंड रसिस्ट करंट दिया हुआ इतना, तो क्या होता है कंडक्टेंस G इक्वल टू उल्टा हो जाएगा I बाय शॉर्ट सर्किट करंट बाय ओपन सर्किट वोल्टेज, कितना हो जाएगा 400 बाय कितना है 125, यही होगा ना, 400 एम्पियर है ना, तो कितना हो जाएगा अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग 3.2 सीमेंस। सही आंसर क्या होगा 3.2 सीमेंस। इस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे क्या होता है R इक्वल टू V बाय आई होता है ना, तो कंडक्टेंस जो होता है 1/R रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो इसको लिख सकते हैं I/V, बस यही फार्मूला है, उल्टा कर दो। कंडक्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो जो फार्मूला ये है इसका उल्टा फार्मूला इसका हो जाएगा I/V हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक्शन सिस्टम यूज सिंगल फेज AC डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर मिनिमम कॉस्ट एंड हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी विथ DC सीरीज मोटर, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट सिस्टम। सही आंसर क्या होगा कंपोजिट सिस्टम। तो टोटल 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मई में जो आया था PGCL में। आप लोग को समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किसी भी डाउट से रिलेटेड, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लाइक भी किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर भी किया कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करता हूँ वो उसके पास भी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।